दिनों आपके जहन में भी एक सवाल होगा कि आखिर धरती बार बार क्यों कांप रही है। हरियाणा के झज्जर में रविवार को शाम 4:10 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र झज्जर का गांव बीड़ सुनार रहा। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में हलचल हुई। बताते हैं हरियाणा में कब और कहां भूकंप आया। बता दें कि तारीख 27 जून को महेंद्रगढ़ में, तो वहीं 11 जुलाई को झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, जींद, रेवाड़ी तमाम जगहों पर आया। 17 जुलाई को झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 22 जुलाई को फरीदाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 अगस्त को झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 27 जून को महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 10 जुलाई को झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, झज्जर में महसूस किए गए। 27 जून की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 17 जुलाई को झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 22 जुलाई को फरीदाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो उत्तराखंड से लेकर के देहरादून तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर भूकंप के झटके क्यों महसूस होते हैं। उत्तराखंड के देहरादून से लेकर के हरियाणा तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। फॉल्ट लाइन में प्लेट मूवमेंट होने से टकराव और कंपन होती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। बता दें कि भूकंप के लिहाज से हरियाणा के 12 जिले जो हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो भूकंप के लिहाज से हरियाणा के 12 जिले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। और पिछले कुछ दिनों में चौथी बार झज्जर में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए और झज्जर लगातार सेंटर रह रहा है भूकंप के झटके का। पिछले 4 बारों से भूकंप के झटके का सेंटर जो है वो झज्जर रहा है और कल भी झज्जर में 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब आपको बताते हैं कब और कहां भूकंप आया। बता दें कि 27 जून को महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं 10 जुलाई को झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, झज्जर, हिसार, रेवाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 27 जून को महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 11 जुलाई की हम बात करें तो झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 17 जुलाई की हम बात करें तो झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 22 जुलाई को फरीदाबाद में भूकंप के झटके आए। वहीं 10 अगस्त को भी झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए लगातार कि कब और कहां भूकंप के झटके आए। 10 जुलाई को झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 27 जून को महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब हम आपको बता रहे हैं कि बार बार आखिर भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। बता दें कि फॉल्ट लाइन में प्लेट मूवमेंट होने से टकराव और कंपन होती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। उत्तराखंड के देहरादून से लेकर के हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक जमीन के नीचे एक फॉल्ट लाइन है और फॉल्ट लाइन में प्लेट मूवमेंट होने से टकराव और कंपन होती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो भूकंप के लिहाज से 12 जिले जो हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, महेंद्रगढ़, पंचकुला, करनाल, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल, ये जो 12 जिले हैं हरियाणा के वो भूकंप के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ कृष्णा मित्रो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मेरा सवाल ये है कि कृष्णा जी, आखिर भूकंप के झटके इतने तेजी से क्यों महसूस किए जा रहे हैं। झज्जर की बात करें तो चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो इतने फ्रिक्वेंटली भूकंप आखिर क्यों आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि
भूकंप के झटके इतने तेज क्यों आ रहे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है। ये अपने आप जनरेट होती है जमीन के हिलने से। बेसिकली ऐसा है कि दिल्ली का एरिया जो है वो बहुत सारी फॉल्ट लाइन से जुड़ा है। वो दिल्ली हरिद्वार रिज से, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन से और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन से। इनके साथ क्या होता है, जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट और खास तौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है यूरेशियन और इंडियन एशियन प्लेट से के ऊपर भी टिका हुआ है। अब जब इनमें हरकत होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत होती है तो भूचाल आते हैं। अब भूचाल कब आएगा और किस तीव्रता का आएगा ये हम नहीं कह सकते। ये प्राकृतिक है और मेरे हिसाब से कोई भी इसको क्या कहते हैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब दूसरी बात यह है कि हल्की सी कोई कंपन होती है जमीन पे, क्योंकि छोटे छोटे भूचाल जो है 2, 3, 4 या 2-3 रेक्टर स्केल के सारा दिन आते ही रहते हैं। धरती कहीं ना कहीं हिलती रहती है। जो 4 से ऊपर के भूचाल है वो नोटिस होते हैं, वो पता लगता है कि धरती हिल रही है, वो इतने ज्यादा नहीं आते। लेकिन जब छोटे भूचाल आते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी काफी है, काफी जगह पे जैसे मेट्रो लाइन बन रही है, कोई ब्रिजेस बन रहे हैं या और खुदाई हो रही है, उसमें क्या होता है कि जो धरती की टॉप सॉइल होती है, जो ऊपरी सतह होती है, वो कमजोर होने की वजह से अब धंसना शुरू हो जाती है। इसलिए भूस्खलन भी होता है और धरती कहीं कहीं फट जाती है, धंस भी जाती है। ये सारे जो है कुछ एक प्राकृतिक आपदाएं हैं और उसके बाद जो अनडेवलप्ड जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट करी जा रही है उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए आज की या कल की अखबार में पढ़ रहा था, एक जो ब्रिज बनाया गया वो उसकी पाइलिंग ठीक नहीं की गई और वो ब्रिज ढह गया। नया ब्रिज था, नया अभी कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेट हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारी आपदाएं मल्टीप्लाई होती है। जो हमें जो डेवलपमेंट करनी है वो सोच समझ के करनी चाहिए। धरती की सतह, ऊपरी सतह खास तौर पे, उसको देख के, जैसे कि हम पहाड़ों को न काटे। पहाड़ों को काटने से क्या होता है कि जो पेड़ काटते हैं हम, उसकी जड़ें जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को जोड़ के रखती हैं वो लूज हो जाती है और वो जो टॉप सॉइल है वो हल्की सी कंपन से, हल्की सी बारिश से, हल्का सा जोर पड़ने से वो खिसकनी शुरू हो जाती है और आपदा बन जाती है। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम कहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें जमीन की सॉइल टेस्टिंग करके एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके फिर टेस्टिंग करनी चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट है, स्पेशली एनवायरमेंट क्लियरेंस वाले सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सुना है कि वहाँ पे इस वक्त कोई वैकेंसी, सारी वैकेंसीज खाली है, कोई अधिकारी नहीं है। तो ये सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे जो डिपार्टमेंट है, जो खास तौर पे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वगैरह, इनको हमें ठीक तरह से और प्रोफेशनल से संचालित करना चाहिए। जी कृष्णा जी, आखिर जो मुख्य कारण क्या है भूकंप के? और सबसे बड़ा सवाल है कि भूकंप जब आता है लोग बहुत डर जाते हैं, तो उस वक्त लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसका सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिंसिपल है प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हमें जरूरत है कि प्लान करें कि आपदा कैसी हो सकती है, कब आ सकती है और हम उसमें क्या कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, मवेशियों के बचाव के लिए और एनवायरमेंट के बचाव के लिए। ये तो प्लानिंग हो गई। अब उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। प्लानिंग तो पेपर पे होती है और फिर हमें नागरिकों को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है
कि बेस्ट हेल्प इज एट द एंड ऑफ योर आर्म। जो सबसे पहली आपको हेल्प मिलती है वो अपने बाजुओं से मिलती है। सरकारी इमदाद जो है, सरकारी हेल्प जो है वो बाद में आएगी, पहले आप अपनी मदद खुद करेंगे। वो मेहनत करे इंसान, मदद करे खुदा, वो वाली बात है। सब कुछ बाद में आएगा, पहले इंसान को ट्रेन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम किस आपदा में कैसे बिहेव करेंगे। तीसरी आ जाती है क्या कहते हैं, प्लान, प्रिपेयर एंड क्या बोला था मैंने, ओके, प्रिपेयर्डनेस, प्लान, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर्डनेस। तो प्रिपेयर्डनेस हमें जरूरी करनी चाहिए। जो एजेंसी, ट्रेन्ड एजेंसी है, उनको चाहिए कि जो नागरिक है, जो खास तौर पे वल्नरेबल एरियाज में जो नागरिक बसे हुए हैं, उनको ट्रेन करें कि वो किसी आपदा में कैसे बिहेव करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि जो आजकल हम देख रहे हैं पहाड़ों में इतना ज्यादा भूस्खलन हो रहा है, वो जो बस्तियां जो नदी के पास बसी हुई है, निचले स्तर पे बसी हुई है, उनको नदी से कोई पहाड़ के ऊपर जाके कोई 100 फुट एलिवेशन पे, कम से कम 100 फुट एलिवेशन पे जाके बसना चाहिए। और किसी नदी के रास्ते में नहीं अपना बसेरा बताना चाहिए, क्योंकि जब नदी आती है तो वो धरती फाड़ के निकल जाती है और उसमें हमारा बहुत नुकसान होता है। तो प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी कृष्णा जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हलचल महसूस किया जाता है जब भूकंप आता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में कोई बहुत बड़ा भूकंप आने के चांसेस हैं? कोई भविष्यवाणी हुई है अभी तक? सबसे पहले ये कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, डेटा नहीं लगाया सकता कि भूचाल कब और कहाँ आएगा। ये जो लोग कहते हैं कि प्रेडिक्शन हो सकती है, मैं उस थ्योरी के खिलाफ, क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि भूचाल आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज हमारे पास इतनी साइंटिफिक इक्विपमेंट है, लेकिन फिर भी हम भूचाल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब भूचाल आने वाला होता है, मे बी 5 सेकंड 10 सेकंड पहले, उस वक्त आप कह सकते हैं कि हाँ भूचाल आ रहा है, जैसे सुनामी दूर से ही दिख जाती है, इसी तरह से। लेकिन अगर हम ध्यान से पशुओं को और परिंदों को देखें तो उनको बहुत जल्दी पता लग जाता है। अब देखिए, जैसे नेपाल में 7.5 रिक्टर स्केल का भूचाल आया था, उसमें कुत्ते भौंकने शुरू हो गए थे, उसमें गाय भैंसे बौखलाने शुरू हो गई थी, परिंदे चहचहाने शुरू हो जाते हैं। ये जो 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 नॉन ह्यूमन है, जो जानवर और परिंदे हैं, वो हमें बहुत पहले इंडिकेशन दे देते हैं, उनकी तरफ हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा कि कहाँ आ सकते हैं, देखिए जहां जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलती है, वो प्लेट क्योंकि हिलती रहती है, जो अंदर नीचे की गर्मी होती है, लावा होता है, एनर्जी जो ट्रैप होती है, वो जब ऊपर की तरफ उठनी शुरू होती है तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में रगड़ खाती है। तो जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स के जॉइंट हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दिल्ली जो है कितनी सारी फॉल्ट लाइन्स पे टिकी है। वो फॉल्ट लाइन जो है दिल्ली हरिद्वार है, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन है और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन। तो इसमें हरियाणा भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, दिल्ली भी आ जाती है। ये जो फॉल्ट लाइन्स है, और इसकी वजह से भी दिल्ली हरियाणा डिजास्टर जोन 4 में आता है, जो कि बहुत संवेदनशील इलाका है, और इसमें कई बारी बिना वार्निंग के भूचाल आ सकते हैं और तेज भूचाल भी आ सकते हैं। इसलिए हमें अपना बचाव करना जरूरी। जी कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।